नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम क्लास नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, वह आपने नहीं देखी तो उन क्लासेस को भी आपको देख लेना है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पर्यावरण अध्ययन ओल्ड पेपर 2024 करने वाले हैं साथियों। आज हम 22/11/2024 यानी शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ये कब का है साथियों, तो मैं आपको बता देता हूँ। 22/11/2024, ठीक है। शिफ्ट कौन सी है? सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले हम क्या है, इस शिफ्ट के पेपर के कुछ प्रश्न कर चुके हैं और कुछ शेष हैं जो कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, पिछली वाली क्लासेस को भी एक बार से देख लेना है। उनमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वही प्रश्न मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या है, निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो को लाइक साथ ही जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में प्यारी से एक कमेंट जरूर छोड़ देना, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 41 से स्टार्ट करते हैं साथी, ठीक है। इससे पहले हम 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एडोलसेंस शब्द ग्रीक शब्द एडोल्सियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है, आपसे पूछा जिसका अर्थ क्या है, शारीरिक की लंबाई का बढ़ना। ये तो सभी ने आपने अच्छे से पढ़ा होगा साथी, ठीक है। शारीरिक के भार का बढ़ना, विकासात्मक कमी, परिपक्व विकास पूछा है। जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है शारीरिक लंबाई का बढ़ना, ठीक है। यानी ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईवीएस के अंतर्गत ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। जिस भी साथी ने 22/11/2024 शिफ्ट सेकंड वाला पेपर दिया है उसको उसकी शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। कुइपर बेल्ट किसकी कक्षा यानी ऑर्बिट से परे स्थित है? यानी आपका स्पेस से जुड़ा हुआ प्रश्न है साथियों, बताइएगा, ठीक है। बृहस्पति है, नेपच्यून है, धरती है, बुध है। पूछा है क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट है ना, जो नेपच्यून है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर है। तो समझ लेते हैं साथियों क्यूपर बेल्ट होता क्या है, ठीक है। ऑर्बिट पूछा है, ऑर्बिट से परे है। किस ऑर्बिट से परे है? यानी नेपच्यून की जो ऑर्बिट है साथियों उससे क्या है, परे है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये हमारा सूर्य है। क्या है साथियों, समझते हैं ये सूर्य है, ठीक है। आपको अच्छे से थोड़ा समझना है, थोड़ा समय देना है आपको वीडियो के अंतर्गत, ठीक है साथियों। ऐसा नहीं आपको स्किप करके, भाई ये सूर्य है, फिर आपका बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी है, मंगल है। इस तरह से आपके ग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है। इस तरह से आपके ग्रहों की श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद में जो क्या है, क्यूपर बेल्ट है ना, वो नेपच्यून है ग्रह। इसके बाद में क्या है, ऐसी आपको पट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह की आपको क्या मिलेगी, देखने को पट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। किसके बाद? नेपच्यून के बाद। इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की आपको पट्टी देखने को मिलेगी साथियों। ये वाली पट्टी है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। समझिए, देखो क्यूपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा से परे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाहरी क्षेत्र, ठीक है। सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आपको क्या है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह और बौने ग्रह देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। किसके बाद साथियों? तो आपको याद रखना नेपच्यून के बाद, ठीक है। नेपच्यून के बाद ये पट्टी आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। और यहाँ पर आपको क्या है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह और आपको क्या, बौने ग्रह देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका एक प्लूटो भी क्या है, बौना ग्रह है, वो भी आपको यहाँ इसी पट्टी के अंतर्गत देखने को साथियों मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो समझते हैं, इसे सौरमंडल का तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे, इसे सौरमंडल का कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो तीसरा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, तीसरा क्षेत्र भी इसे बोलते हैं, ठीक है। जो आपको पट्टी दिख रही है ना, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल का तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे बर्फीले पिंड हैं। ये इसमें क्या है साथी, बहुत सारे क्या है, बर्फीले पिंड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बर्फीले क्या है, पिंड यहाँ पर मौजूद हैं। और प्लूटो जैसे कई बौने ग्रह आपको इस पट्टी के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस पट्टी को क्या बोलते हैं साथियों? तो क्यूपर मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, ये पट्टी है ना साथियों, जो पट्टी मैंने आपके सामने बनाई है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे? क्यूपर मेखला, यानी क्यूपर बेल्ट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आप आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। क्यूपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा से परे सौरमंडल का बाहरी क्षेत्र है। इसे आपको ध्यान रखना है। एक बार से फिर बोल रहा हूँ मैं, क्यूपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा से परे
परे सौरमंडल का बाहरी क्षेत्र है। इसे सौरमंडल का तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसे सौरमंडल का क्या कहते हैं, तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे बर्फीले पिंड मौजूद हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे क्या हैं साथियों, बर्फीले पिंड मौजूद हैं, जिसमें प्लूटो भी शामिल है। जिसमें एक आपका क्या शामिल है, प्लूटो भी शामिल है। और प्लूटो को वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया था साथियों, निकाल दिया गया था, ठीक है। 2006 से पहले क्या है, ग्रहों की संख्या कितनी थी साथियों, 9 थी, ठीक है। और 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। यह क्या है, एक बौना ग्रह है। ये क्या है, बौना ग्रह है। ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाया, इसका कारण क्या है, यह क्या है, ग्रहों की मतलब ग्रहों के जो नियम होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब कब हटाया गया, प्रश्न आता है तो वर्ष 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से साथियों हटा दिया गया, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साथियों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 बताना है आप सभी को, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच किसके निर्माण में ट्रेबिट शैली का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न साथियों आपके लिए भी नया होगा। तो ट्रेबिट शैली का प्रयोग किया गया था, पूछा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, काफ़ी गहराई से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है बावली, सड़क, रसोई, कारखाना। तो इसका जो राइट आंसर है ट्रेबिट शैली। तो ट्रेबिट शैली का इस्तेमाल किया गया था, कब इस्तेमाल किया गया था कब, 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच। इसे क्या बोलते हैं, बावली बोलते हैं, ठीक है। तो बावली याद रखेंगे, बावली, ठीक है। ऑप्शन आपका ए एकदम से राइट आंसर है, बावली, ठीक है साथियों। नया प्रश्न है साथियों, ठीक है, बावली बोलेंगे इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख संरक्षक कौन है जिन्होंने संरक्षण के सिद्धांत को निर्धारित किया। कई स्मारकों को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से कुछ अब विश्व विरासत सूची के अंतर्गत आते हैं। तो कौन है, उनका नाम पूछा गया है, बताना है। रामदास हैं, लॉर्ड कर्जन है, जे मार्शल है, एस बोबेरी है। तो आपके जे मार्शल हो जाते हैं, जिन्होंने किया था। सबसे प्रमुख संरक्षक कौन है, तो जे मार्शल हैं, जिन्होंने संरक्षण के सिद्धांत को निर्धारित किया। कई स्मारकों को संरक्षित करने में भी इन्होंने क्या की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। किसने, तो जे मार्शल, याद रखेंगे जे मार्शल, यानी विकल्प आपका सी एकदम से राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगता है साथियों, समझ में आ रहा है, लाइक कर देना है। आपको सारे प्रश्न क्या है, PYQ देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका क्या है अदरवाइज नहीं है, सारे प्रश्न क्या हैं आपके PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 2024 MP टेट में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, एक लाइक कर देना है, जिससे आपको क्या जानकारी मिल रही है कि किस तरह के अलग अलग सेटों में, अलग अलग शिफ्ट में पेपर में पूछे गए थे प्रश्न थे, ठीक है। उन सभी प्रश्नों को आपको देखने को मिल रहा है, साथ में आपको विश्लेषण भी मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में भी आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है साथियों। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। जो क्षोभमंडल के अंत और वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल की शुरुआत का प्रतीक है, पूछा है। जो क्षोभमंडल के अंत और वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल की शुरुआत का प्रतीक है, क्या है प्रतीक, ट्रोपोपोज है, एक्सोपोज है, थर्मोपोज है, स्ट्रेटोपोज है। तो कौन सा आपका राइट आंसर इसका होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, क्योंकि थोड़ा डीप में आपसे पूछा गया है, तो कुछ साथियों को इसका आंसर नहीं पता होगा और कुछ साथियों को इसका आंसर जरूर पता होगा, ठीक है। तो बताना है आप सभी को, बताइएगा। जो क्षोभमंडल के अंतर्गत और वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल की शुरुआत का प्रतीक है, उसे बोलते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। याद रखेंगे, ट्रोपोपोज बोलते हैं। ट्रोपोपोज क्या है, देखो हम ट्रोपोपोज को समझते हैं, ठीक है साथियों। पृथ्वी के वायुमंडल में वह सीमा परत है, पृथ्वी के वायुमंडल में वह सीमा परत है
जो जो क्षोभ क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। समझिए साथी, पृथ्वी के वायुमंडल में वह सीमा परत है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से क्या करती है साथियों, अलग करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, देखो ट्रोपोपॉज ये क्या है, सीमा परत है, आप समझ गए होंगे। यह क्या है, एक सीमा परत के रूप में कार्य करती है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की शुरुआती सीमा को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, शुरुआती प्रतीक है या चिन्ह है या दर्शाती है, कुछ भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में वह सीमा परत है जो क्षोभ मंडल का समताप मंडल से क्या करती है, अलग करती है, या इसे आप इस तरह से समझ सकते हो। एक परिभाषा और मैं आपको बताता हूँ, ट्रोपोपॉज एक सीमा परत है, एक क्या है साथियों, एक सीमा परत है। ठीक है, ऐसे समझो, सीमा परत है, क्या है, सीमा परत है। ठीक है, सीमा परत है जो क्षोभ मंडल की क्या है, क्षोभ मंडल को क्या करती है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की शुरुआती शुरुआत को दर्शाती है। ठीक है, यानी सीमा परत है। देखो ट्रोपोपॉज एक सीमा परत है, ठीक है, जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की शुरुआती सीमा को दर्शाती है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। साथी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। लेटेराइट मिट्टी लेटर शब्द से बनी है जिसका अर्थ ईंट है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा में है, अमेरिकी भाषा है, लैटिन भाषा है, भारतीय भाषा है, फ्रेंच भाषा है। देखो लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से प्रश्न है आपका साथियों, लेटेराइट मिट्टी, जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ईंट। क्या है साथी, ईंट। ठीक है, और ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसे आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, जो कि आपके किससे बना है, लेटर से बना है, ठीक है, लेटर से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है, किससे बना है, लेटर से बना है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे चलते हैं साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बताइएगा भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। साथ ही ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया था आपको और 2024 में भी पूछा गया। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं साथियों जो लगातार क्या है, रिपीट होते रहते हैं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा। देखो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका भारत का जो पहला आरक्षित वन है वो कौन सा है, तो आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कौन सा हो जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाए। ठीक है, देखो सतपुड़ा वन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। कहाँ पर है साथी, ये नर्मदापुरम जिले में स्थित है, इसको याद रखेंगे कहाँ पर है। एक सेकंड साथियों, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है,
देखो इसका जो राइट आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सतपुड़ा जो वन है हमारा, सतपुड़ा वन आरक्षित क्षेत्र है ना, यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर है साथी, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में। कहाँ पर है, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर है, जिले में स्थित है। कहाँ पर, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ से आपसे एक प्रश्न मान लो बन जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपसे पूछा जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका उत्तर अब क्या होगा बताइएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखना आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखेंगे भारत का पहला ठीक है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद रखना जिम कॉर्बेट है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको इस चीज़ को क्या है, नोट कर लेना। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो आपका याद रखेंगे उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, याद रखना, उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। पूर्व में इसे किस नाम से जानते थे, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है पूर्व में, तो पूर्व में इसे किस नाम से जानते थे, तो पूर्व में इसे जानते थे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ठीक है, याद रखेंगे हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यदि भारत का सबसे छोटा पूछा जाएगा तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताएगा। बड़ा तो हमने देख लिया, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा था, नहीं सॉरी साथी, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमने देखा था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब प्रश्न आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा प्रश्न, अब यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ साथी समझना। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखेंगे हेमिस। ठीक है, कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपका, तो याद रखना लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। ठीक है, इस चीज़ की याद है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। अब एक प्रश्न और वहाँ पर बन जाता है साथियों, उसको भी हम देख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखना साउथ बटन। ठीक है, साउथ बटन नोट कर लेना है साथी आपको, साउथ बटन। ठीक है, आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क याद रखना, ये कहाँ पर है आपका, यह आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना। ठीक है, तो भारत का सबसे छोटा हो गया आपका कौन सा, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है आपका, तो यह आपका हो जाता है अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है सबसे बड़ा। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाएगा, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके 4-5 फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एमपी का। ठीक है, तो हाँ एमपी की बात कर रहे हैं साथ ही ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, एमपी में सबसे बड़ा, एमपी का सबसे बड़ा कौन सा है, याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा। ठीक है, प्रश्न आता है सबसे छोटा कहाँ की बात कर रहे हैं हम, एमपी की। ठीक है, एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, एमपी का सबसे छोटा
सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद रखना होगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन सा है? जीवाश्म, नोट कर लेना है साथियों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, शॉर्ट में लिखा है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, किस जिले में है? तो डिंडोरी जिले में, याद रखेंगे डिंडोरी जिले में, ठीक है। डिंडोरी, डिंडोरी, डिंडोरी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो डिंडोरी जिले में स्थित है, ठीक है। एमपी का पहला जीवाश्म उद्यान भी इसे बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न आता है एमपी का पहला जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? तो डिंडोरी जिले में है। इसका नाम क्या है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। इसे याद रखेंगे फॉसिल, ठीक है। तो आपको याद रखना है फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखेंगे फॉसिल नेशनल पार्क। ये कहाँ पर? आपका डिंडोरी जिले में है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से क्या है 4-5 फैक्ट थे, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पूर्व में इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, ठीक है। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है। क्या है ना, लिखने की थोड़ी समस्या आती है तो आप उसे समझ सकते हो। मैं कोशिश फिर भी बहुत सारे शब्दों को लिखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? साथ ही ईवीएस के अंतर्गत ये इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। व्यापार सदस्य, समूह के सदस्य, व्यक्तिगत सदस्य, कोई भी नहीं। तो आपको बताना है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा है अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका? तो आपको बताना है व्यक्तिगत सदस्य होते हैं साथियों, ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यानी व्यक्तिगत सदस्य, ठीक है, याद रखेंगे। जो अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? सामुदायिक स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? व्यक्तिगत सदस्य निभाते हैं, ठीक है, याद रखें। चलें आगे। लाइक नहीं किया तो लाइक साथियों जरूर कर देना, ठीक है। बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय था? एक विस्तृत, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय था? तो साथियों जल्दी से बताइएगा किस में था? तो 49 का जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है 10वीं है, दूसरी है 5वीं है, 8वीं है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आयोग ने माना है 10वीं है, ठीक है, 10वीं, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय था, ठीक है। विस्तृत क्या था? अध्याय था। देखो पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब से हुआ था? तो आपको याद रखना 1951 से 1956 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में सुधार करना, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपको याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। यहाँ से आपके 2 फैक्ट ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1951 से 1956 के बीच में किया गया था, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य था क्या था? कृषि क्षेत्र में सुधार करना। क्या करना? कृषि क्षेत्र में क्या करना साथियों? सुधार करना। किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में क्या करना? सुधार करना, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपसे पूछा है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन पर विस्तृत अध्याय था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह बात की गई थी, ठीक है। आपको याद रखना ऑप्शन ए इसका एकदम से करेक्ट आंसर साथियों हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एपिस सेरेना इंडिका एक प्रकार का है, एक प्रकार का है, क्या है? एक प्रकार का क्या है बताइए? मुर्गी है, घोड़ा है, मधुमक्खी है, गाय है। तो आपको बताना है क्या चीज़ है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, इसे हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे इसका, ठीक है। तो बताना है आप सभी को पहले तो क्या है, देखो एपिस सेरेना, एपिस सेरेना एक क्या है? मधुमक्खी है, ठीक है। एपिस सेरेना एक क्या है? एक मधुमक्खी का प्रकार है। देखो भारत में कई प्रकार की मधुमक्खी की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम कुछ प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से भारत में पाई जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करने वाले हैं एक एक करके, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं सबसे पहले
तो एपिस डोरसाटा, ठीक है, किसकी बात करते हैं? एपिस, एपिस, एपिस। आपको नोट कर लेना है कॉपी पेन लेके, क्योंकि ये क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं साथियों। और क्या है, क्लास क्या है, कहीं ना कहीं चली जाती है, इधर उधर हो जाती है, फिर हमें मिलती नहीं है। तो एपिस, एपिस डोरसाटा, ठीक है, याद रखेंगे। एपिस डोरसाटा इसका नाम है, मधुमक्खी की क्या है, एक प्रजाति है साथियों, ठीक है। इसे रॉक बी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, रॉक बी, रॉक बी के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। ये इस महत्वपूर्ण बिंदु है। यह सबसे बड़ी मधुमक्खी की प्रजाति है, इसको भी याद रखना है आपको, इस बिंदु को भी याद रखना है। यह है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है, मधुमक्खी की प्रजाति है, मधुमक्खी, मक्खी की प्रजाति है, ठीक है, समझ गए। एपिस डोरसाटा क्या है, रॉक बी के नाम से भी इसे जानते हैं। यह सबसे बड़ी मधुमक्खी की प्रजाति है, जो कि आपकी कहाँ पर पाई जाती है, भारत में देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक के बारे में पढ़ लिया, हम दूसरी मधुमक्खी के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों, ठीक है। नोट करते चलना आपको, एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है, एपिस सेरेना इंडिका, जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई है। देखो साथियों, एपिस, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे इंडियन हाइव बी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे साथियों। इसे किसके नाम से जानते हैं, इंडियन हाइव बी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इंडियन, इंडियन हाइव बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह क्या है, एक आम मधुमक्खी है, आमतौर पर आपको भारत में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आम मधुमक्खी है, मधुमक्खी, आम मधुमक्खी है, ठीक है। और आमतौर पर ऐसे क्या है, मधुमक्खी पालन में इसी मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एपिस सोरेना इंडिका क्या है, एक मधुमक्खी है, आमतौर पर मधुमक्खी पालन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, 3 नंबर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एपिस फ्लोरिया कौन सी मधुमक्खी है आपकी, एपिस। साथी थोड़ा डीप में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपसे क्या है, अब चयन परीक्षा में थोड़ा डीप में ही पूछने वाला है, तो हम क्या है, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो आपको क्या है, इसे याद रखना है, एपिस फ्लोरिया। तो एपिस फ्लोरिया क्या है, यह सबसे छोटी मधुमक्खी है, ठीक है, याद रखेंगे। यह क्या है, एक यह क्या है, यह सबसे छोटी, छोटी मधुमक्खी, मधुमक्खी की प्रजाति है, ठीक है। यह क्या है, सबसे छोटी मधुमक्खी की प्रजाति है और आमतौर पर इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, यानी आमतौर पर भारत में पाई जाती है और ज़्यादातर आपको क्या है, झाड़ियों में देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उसमें क्या है, ये क्या है, अपना छत्ता बना लेती है, आमतौर पर भारत में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कई रियासती इलाकों में भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसका नाम क्या है, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, एपिस फ्लोरिया। ये क्या है, आमतौर पर घरों के आसपास क्या है, भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, ठीक है। यह क्या है, सबसे छोटी मधुमक्खी है, इसको याद रखेंगे, सबसे छोटी मधुमक्खी की प्रजाति है एपिस फ्लोरिया, इसका नाम है एपिस फ्लोरिया, याद रखेंगे एपिस फ्लोरिया, ठीक है। साथियों एक मधुमक्खी के बारे में और मैं बता देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। टेट्रा, टेट्रागोनुल, टेट्रागोनुला एरिडीपेनिस, एरिडी, एक सेकंड साथी, एरिडीपेनिस, देखो टेट्रागोनुला एरिडीपेनिस इसका नाम है। इस मधुमक्खी को डंक रहित मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, डंक रहित, इसके अंदर क्या है, डंक नहीं होता है, ठीक है।
तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाती है। डंक रहित मधुमक्खी आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो आपको बता देना है टेट्रागोनुला एरिडीपेनिस इसका नाम है। डंक रहित मधुमक्खी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। टेट्रागोनुला एरिडीपेनिस मधुमक्खी है, इसे डंक रहित मधुमक्खी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है साथियों। 4 हो गई, एक और मैं आपको बताऊंगा, लास्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो एपिस मेलिफेरा, एक है आपकी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, देखो यह भी क्या है, विदेशी प्रजाति है। यह क्या है, यह एक विदेशी प्रजाति है, ठीक है। प्रश्न आता है, विदेशी प्रजाति है जो कि आपकी भारत में पाई जाती है, ठीक है। यह विदेशी प्रजाति है जो कि भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, भारत में पाई जाती है, विदेशी प्रजाति है एपिस मेलिफेरा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखेंगे। हमने 5 मधुमक्खियों की प्रजातियाँ पढ़ी, ठीक है। एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना इंडिका और एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा आपकी एक पढ़ी थी हमने टेट्रागोनुलर एरिडीपेनिस, जो कि आपकी क्या है, डंक रहित मधुमक्खी की एक क्या है, प्रजाति है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।